तो यूपी में चौथे मरहले के तहत 9 जिला की 59 सीटों पर पोलिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ये पोलिंग हो रही है। अब 2:30 बज चुके हैं, यानी ये आगे की पोलिंग में अब बहुत कम वक्त बचा है। और ऐसे में न्यूज़ 18 उर्दू बार बार यही अपील कर रहा है कि अभी भी अगर आपने अपना वोट नहीं डाला है तो अपना वोट ज़रूर डालें, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती और एक अच्छे उम्मीदवार को चुनकर ला सकता है और जमहूरियत को मजबूत कर सकता है। विशाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, बहुत दिलचस्प और बहुत हटकर चुनाव इस बार यूपी के लग रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, इस बार जो बड़ी पार्टियां या बड़े लीडर्स हैं, आप देखिए कि जैसे जैसे अलग अलग फेज का इलेक्शन हो रहा है उनके नैरेटिव बदलते जा रहे हैं। किसी एक चाहे वो विकास को आप ले लें या कोई भी और मुद्दा, उस पर टिक नहीं पा रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि आवाम का जो रिस्पांस है वो उन्हें हर बार एक स्ट्रैटेजी चेंज करने पर मजबूर कर रहा है कि भाई क्या चल जाएगा इस बार, क्या नहीं चल रहा है और क्या चल जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी पोल है, चूंकि जाहिर सी बात है कि 7 मरहलों में है, तो 3 फेज हो चुका, 3 फेज बाकी है। आज बिल्कुल मिडिल में हम खड़े हैं और आज बहुत हद तक ये तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है। क्या सरकार बदलेगी या वही सरकार वापस आएगी, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। और ये जो पिछला 7 साल गुजरा है, इसमें भूलना नहीं चाहिए, इन पिछले 5 सालों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, किसी राइटिंग में किसी को हाईलाइट कर देते हैं या बोल्ड लेटर में लिख देते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के जहन में बिल्कुल हाईलाइटेड हैं, बोल्ड हैं। उनको आप भाषणों में मंच पर खड़े होकर के क्या कहते हैं, उससे आप उन्हें अंडरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। और में सबसे बड़ा एक मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, महंगाई का है, और कोरोना के दौर में किस तरह से लोगों ने परेशानियां झेली हैं, ये एक मुद्दा बहुत अहम है। और किसान मुद्दा तो ही जिसने एक लॉन्चिंग पैड दे दिया था। बिल्कुल विशाल, मैजिक वॉल पर अगर हम देखते हैं और एक फैक्टर यहाँ पर चौथे मरहले में मुस्लिम फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो 2017 में क्या कुछ रहा था वो हम अपने नाजरीन को बहुत जल्दी समझा देते हैं। और उसके बाद इसी पर हमारा सवाल रहेगा जो बीजेपी के हमारे मेहमान हमारे साथ हैं जी। 6 सीट ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद मतलब अक्सरियत में और वो हार या जीत तय करते हैं। ये 6 सीटें हैं और बीजेपी के खाते में तमाम सीटें गई थी 2017 में। बिल्कुल। तो ये फैक्टर भी बहुत अहम है और यहाँ पर बीजेपी 43% से ज्यादा वोट शेयर उसका यहाँ पर रहा था। तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी कांग्रेस सब सिफर रही थी। इन 6 की 6 सीटें ये बीजेपी के खाते में गई थी। बाकरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूपी में काफी मेहनत की है। बाकरी साहब, मैजिक वॉल जो बता रहा है कि 2017 में जो मुस्लिम अक्सरियत वाली 6 सीटें थी उस पर बीजेपी का दबदबा रहा था, क्या बीजेपी इस बार इन सीटों को बाकी रख पाएगी? 100% बाकी रख पाएगी, क्योंकि लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में राजनाथ सिंह साहब के साथ मैंने काम किया और जीएचएमसी मेयर इलेक्शन में भी काम किया मैंने, वहां के लखनऊ बल्दिया के इलेक्शन में जी। ये 6 सीट नहीं, जितने आज 59 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, जो 2017 का हमारा रेशियो था, मोर देन 50 सीट्स हम जो है 4th फेज में। ये सवाल बाकरी साहब, ये सवाल इस वजह से किया है कि आप देखिए बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सभी पार्टियां थी जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 2017 में हमने देखा कि मुस्लिम वोटर्स की तादाद जहां पर 25% या उससे ज्यादा है, वहां पर भी बीजेपी 6 की 6 सीटें जीत कर ली गई थी। आज मुसलमान भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं सर। लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन की जो मैंने बात की थी उसमें वहां पे यूपी सरकार ने बताया था कि आज मुसलमानों की यूपी के अंदर मुस्लिम वोट की भागीदारी है हमारे पास और उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। और हम आज उसको एक्सेप्ट करने के मुताबिक आज 4th फेज जो इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर जितने मुस्लिम सीट्स है, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी होगी। तो बाकरी साहब, सिर्फ मुसलमानों का वोट लेंगे, आप कोई किसी को टिकट नहीं देंगे, ये तय किया है बीजेपी ने? नहीं, हमको काम के बुनियाद पे वोट लेना है सर। हमको मुसलमान हिंदू नहीं करना। जो कैंडिडेट वहां पे डिजर्व है उसको देंगे और उससे हम उसके लिए वोट मांगेंगे। ये 6 सीटें जहां पर आप जीत कर आए थे, मुस्लिम अक्सरियत की सीटें थी, यहां से आप मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकते हैं ना? आप मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दे सकते थे। लास्ट टाइम जो कैंडिडेट जीते थे उन्हीं को वहां पर जो है रिपीट किया गया है, वही कैंडिडेट जीतेंगे। और अब के 2022 के जो रिजल्ट आएंगे, 333 कैंडिडेट बीजेपी के जीत के आएंगे। ये बात आप नोट कर लीजिए, 333। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आपकी पार्टी के बड़े लीडर बिल्कुल साफ गोई से काम लेते हैं तो आपको इतनी झिझक क्यों हो रही है? साफ साफ बता दीजिए।
क्यों झिझक क्यों होगी? सब साफ गोई से काम, हमारा मामला ही सीधा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ हो रहा है सबका साथ? उसके अंदर नीयत हमारी पूरी साफ है। कहाँ हो रहा है? आप तो नहीं दे रहे ना। 403 में आपको एक भी सीट नहीं मिली वैसी, तो इसका मतलब है कि आपका भी पार्टी में रहना बेकार है, पार्टी आप पे भरोसा ही नहीं करती है। कैंडिडेट नहीं, पार्टी भरोसा करती है, पार्टी के लिए हम लोग काम करते हैं और पार्टी के जो आदेश होते हैं उसके मुताबिक हमारे पूरे कार्यकर्ता, पूरे एमएलए, पूरे लीडर। 403 में आपको एक भी सीट, एक भी कोई पर्सनालिटी ऐसी नजर नहीं आई जिसपे आप भरोसा करते, आपकी पार्टी भरोसा करती। अभी लास्ट टाइम 2017 में कैंडिडेट को नहीं दिए, मगर मोहसिन रजा को एमएलसी बना के मिनिस्टर दिए या मैं अभी 2022 की बात कर रहा हूं। रिक्वायरमेंट पूरी हुई या नहीं हुई? नहीं, अभी तो हमारे मिनिस्टर है ना मोहसिन रजा। फिर जब इलेक्शन हो जाएगा फिर मोहसिन रजा को या जो भी काबिल आदमी है नहीं, तो उनको फिर ऐसी क्या मजबूरी है भाई कि आपको टिकट पार्टी क्यों नहीं देगी? आपको पार्टी टिकट नहीं देगी, फिरासत अली बाकरी को पार्टी टिकट नहीं देगी, आपको अच्छा लगता है ये सुनकर? नहीं, बिल्कुल देगी टिकट, बिल्कुल देगी टिकट, नहीं देने का सवाल ही नहीं है। आपने नहीं दिया ना, 403 में एक भी सीट नहीं दी, तो मानिए इसे पॉलिटिकल लाइन है, उसको खुलकर बोलना चाहिए। हाँ, नहीं दिया, लास्ट टाइम भी नहीं, लास्ट टाइम भी नहीं दिया था, मगर हमने आपका मुसलमानों की जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल की या नहीं की वो बोलिए आप। मतलब आप क्या चाहते हैं कि कोई सामने से मुझे मांगता रहे, आप भिखारी बना के रखना चाहते हैं? देने वाला नहीं बनाना चाहते, लेने वाला बनाना चाहते हैं सिर्फ? नहीं, भिखारी नहीं, भिखारी की बात नहीं है। नहीं, हम मुसलमानों के जो राइट्स है वो पूरे फुलफिल हो रहे हैं अंडर द योगी गवर्नमेंट। चलिए ठीक है, मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा जी आपके पास आऊंगा। सुरेंद्र जी, क्या वजह थी कि 2017 में जो जिस फैक्टर की हम बात कर रहे थे, जिस नतीजे की बात कर रहे थे कि 6 मुस्लिम अक्सरियती सीटें थी 59 सीटों में, और यहां पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कोई भी उम्मीदवार जीत कर नहीं आया था और 6 की 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। क्या वजह इसकी देखते हैं आप? देखो, इन्होंने उस समय मुंगेरी लाल के सपने दिखाए थे जनता को, और वो आज इन्होंने वे पूरे नहीं कर पाए। सच तो ये है कि इनके जहनियत में ही नहीं है कि किसी मुसलमान को ये एक भी कैंडिडेट बना सके। वोट तो इच्छा रख लेगा, वोट मिल जा, इन्हें मिलने भी नहीं जा रही है वोट। आप समझ लीजिए कि आज इनकी जो उत्तर प्रदेश की जो धरती है वो बिल्कुल उसर हो गई है, वो इनको वोट नहीं करने जा रहा। जो कॉम्बिनेशन हमारे गठबंधन बना है वो 100% जो ना हम जीत रहे हैं। ये मेरा एक कहना है, पर बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा बहुत बात अभी, लेकिन 10 तारीख में 10 बजे इनका उत्तर प्रदेश की जनता इनका सूर्यास्त करने जा रही है। आप ये बड़े किसी भ्रम में ना रहे। अब पहले अच्छा, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा। आप जितने भी बड़े दावे कर लें कि जो सत्ताधारी दल है, जो बरसर इख्तिदार जमात है, वो जीतने नहीं जा रही है, आप जीतेंगे शायद, मैं जानना चाहता हूं कि बुनियाद क्या है? किन बुनियाद पर आपको लगता है कि आपको जीत मिलेगी और सत्ताधारी दल को जीत नहीं मिलेगी? देखिए, हमने जो मैनिफेस्टो अपने जारी करे हैं, पहली बात तो हम अपने मैनिफेस्टो पे रहना पड़ेगा। हमारा ऐसा नहीं काम हमारा बोलता, अखिलेश जो काम बोल रहा है, हमने पहली बात है पेंशन दे रहे हम 14 दिन में भुगतान करें, गन्ना किसानों को भुगतान करें, आलू के किसानों को हम सुविधा देंगे। हम जो है ना, इनकी जो गुंडागर्दी इन्होंने करी है, जिस तरह से गुंडागर्दी फैलाई है, तो आप तब करेंगे ना जब आपको मौका मिलेगा कुर्सी पर बैठने का। लेकिन सवाल यह है कि अभी आंख बंद पर आप पर भरोसा क्यों कर लिया जाए, और जो कुर्सी पर है उससे मुंह क्यों मोड़ लिया जाए? हाँ, उसे यूं मोड़ लिया जाए कि इन्होंने किसानों को आय दुगनी करने का वादा किया था, वो नहीं करी। अभी इलाहाबाद में, प्रयागराज में आप देखें बेरोजगारी का ये हाल है कि जब बच्चे इनसे नौकरी मांगने के लिए गए तो इन्होंने डंडा बजा दिया, इन्होंने कोई नौकरी दी नहीं है। दूसरी बात है, महंगाई आज चरम पे है। जिस महंगाई को लेकर ये विपक्ष में खूब ढोल डपटे बजाते थे, आज महंगाई रोक नहीं पाए। और महंगाई देखे, इन्होंने पेट्रोल और डीजल तब रोका तब ये हिमाचल में 2 सीट हार चुके थे, इससे पहले क्यों नहीं रोक पाए थे? और अभी भी मैं बता दूं कि ये महंगाई को रोकने की स्थिति में नहीं है। और इनकी दूसरी बात है, इनकी हवाई उड़ी पड़ी है हर चरण में, प्रधानमंत्री से लेकर इनके मुख्यमंत्री। अब आप समझिए कि इनके गृह मंत्री जी, अभी अगर हम पे समर्थन नहीं होता तो गृह मंत्री जी हमें क्यों हमारे चौधरी रजीत सिंह जैन सिंह जी को ये उसका निमंत्रण देते? बार बार वो हमें कोशिश कर रहे कि आप हमारी तरफ आ जाए। जहां तक जाट इनसे नाराज है, किसान इनसे नाराज है। किसान हर कौम का है, कोई एक बिरादरी का किसान नहीं है। किसान मुसलमान भी है, किसान हिंदू भी है, किसान जाट भी है, किसान ब्राह्मण भी है, हर आदमी किसान है। किसानों के कोई इन्होंने काम नहीं करा, कोई भी एक भी ठीक तरह से। किसान बहुत परेशान है इनसे, इस वजह से इनकी परेशानी बढ़ रही है। और ये किसान नहीं, किसान उमाशंकर से भी यही सवाल ले लेते हैं। उमाशंकर जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आ रही है, बिल्कुल।
जी आ रही है आपकी आवाज, उमाशंकर आ रही है आपकी जी आवाज आ रही है। उमाशंकर पांडे जी, क्या वजह थी कि 2017 में जहां पर मुस्लिम वोटर्स की मेजॉरिटी थी, मुस्लिम वोटर्स की तादाद ठीक ठाक थी, वहां पर तमाम की तमाम 6 सीटें बीजेपी जीत कर ले गई थी? क्या मुस्लिम वोट बढ़ गया बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सेकुलर पार्टियों में, या फिर एक तरह से भरोसा जताया मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी पर? क्या वजह थी? देखिए 2017 का जो चुनाव था वो अखिलेश यादव जी की सत्ता के विरोधी लहर का चुनाव था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा। बात मुसलमान या हिंदू की नहीं है, बात ये थी कि जिस तरीके की सरकार अखिलेश यादव जी ने चलाई थी उसका नुकसान अखिलेश यादव जी को भी हुआ और हम उनके साथ गठबंधन में थे तो सत्ता विरोधी लहर का खामियाजा हमको भी उठाना पड़ा था। आप ये समझिए बात हिंदू मुसलमान की नहीं, मैं फिर कह रहा हूं भाजपा चाह रही है ये चुनाव हिंदू मुसलमान हो जाए, इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। लेकिन 2007 में आप ध्यान दीजिए, बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, 12 में अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 17 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास ढूंढ रही है और सपा बसपा उसको जातिवादी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते रहे और फेल हो गए। भाजपा जातिवाद और धर्म की राजनीति करती रही, इसीलिए 2022 में उसके खिलाफ लहर चल रही है। और प्रियंका गांधी जी ने बाकरी साहब तो विकास गिनवा रहे हैं बीजेपी का, बाकरी साहब तो बीजेपी का विकास गिनवा रहे हैं। वो मैं उनके विकास पर आऊंगा। प्रियंका गांधी जी महिलाओं के विकास की बात कर रही हैं, किसानों के विकास की बात कर रही हैं, युवाओं की भर्ती की बात कर रही हैं, सरकारी 20 लाख नौकरी देने की बात कर रही हैं, चाहे वो आशा बहू हो, आंगनबाड़ी हो, उनको 10,000 मानदेय की बात कर रही है। ये सब है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विकास गन्ना किसानों के साथ छलावा था। आज तक 14,000 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ, प्याज तो मिला नहीं। आंदोलन कर रहे किसानों को इसी लखीमपुर खीरी। उमाशंकर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जिन मुद्दों को बुनियाद बनाकर आपको लगता है कि कांग्रेस मैदान में है और उसे अवाम की हिमायत हासिल होगी, उन्हीं मुद्दों को बुनियाद बनाकर समाजवादी पार्टी, उसके साथ आरएलडी है, उसके साथ सुभाषपा है, उसके साथ अपना दल है, कौन मजबूत लग रहा है आपको? और अगर दोनों के मुद्दे एक ही हैं तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आधे आप और दूसरा तीसरा कोई आधे से ज्यादा लेके वो चला जाए, कामयाब हो जाए? देखिए, जनता की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाना चाहिए। जनता ने देखा है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतरकर मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है और योगी सरकार की जातियों के खिलाफ जमकर संघर्ष किया है। अखिलेश यादव जी हो या उनकी पार्टी के तमाम लोग, उन्होंने मुद्दों को रट लिया है। लेकिन उमाशंकर साहब, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अगर प्रियंका के रोड शो या रैली में भीड़ इकट्ठा हो रही है तो उससे कहीं ज्यादा या लगभग बराबर ही सही समाजवादी के सभाओं में भी भीड़ हो रही है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है प्रियंका गांधी जी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हो गई है। वो समझ रही है कि अखिलेश यादव 5 साल घर से बाहर नहीं निकले हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम इश्यूज को घर में बैठकर टीवी पर देखकर रट लिया है। लेकिन आज जब हम बात करते हैं कि अंबेडकर नगर में दलित प्रधान की हत्या हुई थी, अखिलेश यादव जी कहां थे? जब उम्भा में आदिवासियों पर गोलियां चली, अखिलेश यादव कहां थे? उन्नाव में जब 2 बेटियों को जिंदा जला दिया गया या मार दिया गया, तब अखिलेश यादव जी कहां थे? लखीमपुर में जब आपकी बातें ठीक है, ये सारे साल 2 साल भर के अंदर आपके नेता ने कई लोगों के फैमिली से जाके मुलाकात की, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ अभी भी वही है कि अगर भीड़ इकट्ठा हो रही है, आप उसको नकार नहीं सकते। मैं ये जानना चाहता हूं कि इलेक्शन के बाद के हालात क्या बनने जा रहे हैं। क्या ऐसा होगा कि हो सकता है कि पोस्ट पोल आपको अलायंस करना पड़ जाए या उनको आपकी मदद लेनी पड़ जाए? क्या ऐसा सिचुएशन आने वाली है? क्योंकि मुद्दे आपके अलग नहीं है, जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं उन्हीं मुद्दों को वो भी उठा रहे हैं। प्लीज मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, क्या है, थियरी और प्रैक्टिकल में अंतर है। प्रियंका गांधी जी सड़क पर उतरकर संघर्ष की, आपके दर्शक समझ रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने घर में बैठ के उन मुद्दों को रटा और उनके प्रवक्ता चैनलों पर बैठ के बोलते हैं। और दूसरी बात मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूं,
अभी 2021 में जो 6 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे उसमें बांगरमऊ, घाटमपुर और बुलंदशहर 3 जगह पर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को हराया है और भारतीय जनता पार्टी भी इस स्थिति को समझती है। इसीलिए वो इस लड़ाई को भाजपा बनाम सपा बनाना चाहती है और तमाम जो मीडिया के कुछ साथी मोदी जी के समर्थक हैं वो भी इस लड़ाई को दो तरफा दिखाते हैं, जबकि जमीन की हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हो गई है। वो चाहे किसान हो जिनके लिए राहुल गांधी जी लड़ते रहे, वो महिलाएं हैं जिनके लिए प्रियंका गांधी जी ने 40%। चलिए, हमारे तीसरे मेहमान कौन है जो आगे राजनीतिक आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा ली है। तो ये जो प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व पर भरोसा है